राजस्थान। आप जो हमारे संस्थान से CCAT का कोर्स कर रहे हैं अर्थात सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदा थेरेपी, यह कोर्स भारत सरकार एवं NIOS शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पंजीकृत कोर्स है। यह आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण एवं अच्छा कोर्स है जिसे आप कर रहे हैं। हमारे संस्थान का उद्देश्य रहता है कि जो भी शिक्षार्थी हमारे यहाँ एडमिशन लेता है वह उस कोर्स के बारे में सभी जानकारियाँ अच्छे से प्राप्त करे एवं अच्छे से अच्छे अंकों से परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। इसी के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। आपको जो स्टडी मटेरियल दिया गया है उसमें आपको गवर्नमेंट के द्वारा छपी हुई पुस्तकें हमने दी है, आप उनका अध्ययन करें। साथ ही हमारे संस्थान में अथक प्रयासों के बाद में शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग शॉर्ट है बिल्कुल, जिन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं एवं परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हैं। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए उन शॉर्ट नोट्स को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए एवं आपके कुछ डाउट्स हो वो हम इसमें क्लियर कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह नोट्स जो हमने आपको दिए हैं इसमें आपके 2 पेपर 721 कोड जो कि आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का परिचय एवं 722 कोड जो कि आयुर्वेद की विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों का परिचय, ये 2 पेपर आपके सिलेबस में दिए गए हैं। इसमें से प्रथम पेपर जो है उसका हम आज शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है वह है आयुर्वेद परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदा। तो उस इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदा को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है वह है हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा अर्थात आयुर्वेद का इतिहास। जब हम आयुर्वेद के इतिहास को देखते हैं तो इसका जो फ्लो चार्ट है वो कम्प्लीटली आपको शॉर्ट नोट्स में दिया गया है, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही मैं आपको इसका पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एक बार बता देती हूँ। तो जब हम आयुर्वेद का इतिहास देखते हैं तब हम पढ़ते हैं कि आयुर्वेद जो है वह अनादि एवं शाश्वत है। इसका मीनिंग है कि आयुर्वेद का कोई भी स्टार्टिंग नहीं है अर्थात उसकी कोई शुरुआत नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने आयुर्वेद को स्मरण किया। स्मरण का अर्थ है कि उन्होंने इसे मेमोराइज किया, यानी कि जो भी चीज प्रकृति में पहले से अवेलेबल होती है या मौजूद होती है हम उसे ही क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं। तो यही ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया जो कि सृष्टि में पहले से अवेलेबल था या उपलब्ध था। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान दक्ष प्रजापति जी को दिया। दक्ष प्रजापति से यह ज्ञान अश्विनी कुमारों को गया जो कि 2 भाई थे और इसके बाद में यह ज्ञान इंद्र को प्राप्त हुआ। इंद्र से यह ज्ञान 2 संप्रदायों में बट गया। 2 संप्रदाय जो हुए, एक संप्रदाय आत्रेय संप्रदाय कहलाया एवं दूसरा संप्रदाय धन्वंतरी संप्रदाय कहलाया। आत्रेय संप्रदाय में जो प्रमुख आचार्य हुए वे आचार्य भारद्वाज थे। आचार्य भारद्वाज को से यह ज्ञान आत्रेय पुनर्वसु में प्राप्त हुआ और आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य हुए जिन्होंने अपनी अपनी संहिताओं की रचना की एवं आयुर्वेद के ज्ञान को आगे लोगों तक पहुंचाया। तो जो आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य यानी कि उनके जो स्कॉलर्स थे वे थे अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, भारत एवं शार्पाणी। इसके बाद जब हम धन्वंतरी संप्रदाय को देखते हैं तो धन्वंतरी संप्रदाय में जो प्रमुख आचार्य हुए वे थे दिगोदास धन्वंतरी। इनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वे सुश्रुत, वृद्ध सुश्रुत, औवधेनव, व्याकरण, कोश कलावत एवं इनके जो आदि स्कॉलर्स थे उनको यह ज्ञान प्राप्त हुआ। आत्रेय संप्रदाय की जो प्रमुख बात यह है कि आत्रेय संप्रदाय ने काय चिकित्सा पर प्रमुख फोकस किया एवं धन्वंतरी संप्रदाय ने शल्य चिकित्सा पर अपना फोकस रखा। इसके बाद हम देखते हैं कि
आयुर्वेद की प्रमुख रचनाएं, यानी कि आयुर्वेद की प्रमुख संहिताएं एंड उनके ऑथर्स कि किसके द्वारा ये रचनाएं लिखी गई। तो इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं, बृहत्त्रय एवं लघुत्रय। बृहत का मीनिंग होता है जो बड़ी संहिताएं हैं, अर्थात चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एवं अष्टांग हृदय। चरक संहिता आचार्य चरक के द्वारा रचित है, सुश्रुत संहिता आचार्य सुश्रुत के द्वारा रचित है एवं अष्टांग हृदय जो कि आचार्य वाग्भट्ट के द्वारा लिखी गई है। चरक संहिता काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है, सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है एवं वाग्भट्ट में सभी संहिताओं का समावेश करके मूल तत्वों को निकाला गया है। इसके बाद में जब हम लघुत्रय की बात करते हैं तो इसमें भी हम 3 संहिताओं को रखते हैं। इसमें माधव निदान जो आचार्य माधवकर के द्वारा रचित है, भाव प्रकाश जो आचार्य भाव प्रकाश के द्वारा भाव मिश्र के द्वारा रचित है एवं शारंगधर संहिता जो कि आचार्य शारंगधर के द्वारा लिखी गई है। ये आयुर्वेद की प्रमुख संहिताएं हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद जो आपका सिलेबस है सीसीएटी का एवं आयुर्वेद के जो शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं वे इस प्रकार है कि काफी शॉर्ट में चीजों को समझाया गया है। आप अगर डिटेल में आयुर्वेद का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपके पास ये सभी संहिताएं अवेलेबल है जिससे कि आप अध्ययन कर सकते हैं एवं अपने ज्ञान में और वृद्धि कर सकते हैं। ये जो शॉर्ट नोट्स का डिस्क्रिप्शन हम आपको दे, परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग जब हम पेपर का पैटर्न देखते हैं तो आपको पेपर में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग, राइट और रॉन्ग, इस प्रकार के आपके कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में हमने दिए हुए हैं जो इस प्रकार आपको दिखाई देंगे और इनका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। एग्जैक्टली ऐसा ही नहीं आ सकता है, मतलब कि नहीं भी आए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इस टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपको एग्जाम में आते हैं। जैसे कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक में दिया हुआ है कि आयुर्वेद का उपवेद है, यानी कि आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। अष्टांग हृदय के रचयिता कौन है, तो अष्टांग हृदय के जो रचयिता है वे आचार्य वाग्भट्ट है। सुश्रुत संहिता की पुस्तक है, तो सुश्रुत संहिता एक शल्य प्रधान ग्रंथ है। तो इस प्रकार से अपन को जो शॉर्ट नोट्स में रिक्त स्थान दिए हुए हैं वे भी अपने को अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दिया हुआ है आयुर्वेद की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद की डेफिनेशन को जब हम देखते हैं तो आयुर्वेद की डेफिनेशन होती है हिताहितम सुखम दुखम आयुष्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। श्लोक पर ध्यान नहीं देना है, श्लोक आप याद कर सकते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ें, अन्यथा आप इसका अनुवाद देखें कि हित आयु, अहित आयु, सुख आयु एवं दुख आयु, ये चारों आयु तथा आयु के मान का जो वर्णन किया जाता है, अर्थात जिस शास्त्र में इसका ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आयु क्या होता है, तो आयु जब हम पढ़ते हैं तो आयु को कहते हैं हम कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयुर्युच्यते, यानी कि शरीर इंद्रिय सत्व एवं आत्मा का जो संयोग है वह आयु कहलाता है। अब जब आयुर्वेद को हम दो भागों में बांटते हैं तो आयु प्लस वेद यानी कि आयुर्वेद, तो जो आयु का ज्ञान जिस शास्त्र में प्राप्त होता है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन, एम ऑफ आयुर्वेदा। तो एम ऑफ आयुर्वेदा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब आप इसको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आयुर्वेद का जो एम है वह दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं आतुर व्यक्ति यानी कि रोगी व्यक्ति के रोग को क्षमन करना, ये दो प्रयोजन आयुर्वेद के मुख्य रूप से बताए गए हैं। एवं ये ही दो प्रयोजन ऐसे हैं जो आयुर्वेद को अन्य चिकित्सा प्रणाली से श्रेष्ठ बनाते हैं, क्योंकि अन्य चिकित्सा प्रणाली में जो चिकित्सा की जाती है वह रोगी व्यक्ति की जाती है, एवं आयुर्वेद में जो चिकित्सा की जाती है वह रोगी व्यक्ति की जाती है। साथ ही रोगी व्यक्ति
ग्रसित न हो, इससे बचाने के भी उपाय उपलब्ध है। अगला हम देखते हैं कि आपको दिया हुआ है स्वास्थ्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। तो किसी व्यक्ति के जब दोष, धातु, मल, अग्नि सब अवस्था में होते हैं तो उस व्यक्ति की इंद्रियां एवं मन प्रसन्न होते हैं, उसे ही स्वस्थ कहा जाता है। जब हम स्वास्थ्य की परिभाषा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, वही स्वास्थ्य की परिभाषा आपको WHO के अकॉर्डिंग भी दिखाई देगी। WHO के अकॉर्डिंग जब हम हेल्थ की डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें लिखा है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मैरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। यानी कि जो व्यक्ति स्वस्थ वह व्यक्ति कहलाता है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है, वही स्वस्थ कहलाता है, न कि सिर्फ रोगी न होने की स्थिति। अर्थात सिर्फ रोग का न होना ही स्वस्थ नहीं कहलाता है। जब व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ होता है तभी वह स्वस्थ कहलाएगा। तो ये आयुर्वेद की जो डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन स्वास्थ्य की, आयुर्वेद की जो डेफिनेशन है वही स्वास्थ्य की परिभाषा WHO एवं आयुर्वेद की कहीं ना कहीं सिमिलर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है हमारा अष्टांग आयुर्वेद। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आयुर्वेद के 8 अंग बताए गए हैं, यानी कि 8 आयुर्वेद की ब्रांचेस की गई है। तो उसमें जो ब्रांचेस की गई है वे इस प्रकार बताई गई है, जो कि हमने बोर्ड पर मेंशन की है कि काय, बाल, नभ, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्र, जरा, वृषाण, अष्टांगानि तस्याहुः चिकित्सा येषु संश्रिता। अर्थात काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालाक की चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, दंष्ट्र चिकित्सा, बाल चिकित्सा, जरा चिकित्सा एवं वाजीकरण चिकित्सा, ये 8 ब्रांचेस या 8 अंग जो है वे आयुर्वेद के बताए गए हैं। अब इनको जब हम डिटेल में देखते हैं तो काय चिकित्सा का अर्थ होता है कि वे डिसीजेस की ट्रीटमेंट करना जो कि पूरे संपूर्ण शरीर में फैले होते हैं, जैसे कि रक्त पित्त, गुल्म, ज्वर आदि जो संपूर्ण शरीर में फैले होते हैं उनकी चिकित्सा करना काय चिकित्सा कहलाता है। शल्य चिकित्सा जब हम देखते हैं तो शल्य चिकित्सा को हम मॉडर्न में सर्जरी से कॉरिलेट करते हैं, यानी कि जो भी शल्य चिकित्सा है वह सर्जरी के अकॉर्डिंग आती है। एवं बाल रोग यानी कि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, जो कि बाल्यावस्था में होने वाले रोग, गर्भावस्था भी इसी के अंतर्गत ली गई है। एवं जब गर्भस्थ शिशु से लेकर के शिशु की बाल्यावस्था होने तक जो भी रोग होते हैं वे सारे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट यानी कि बाल रोग के अंतर्गत आते हैं। भूत विद्या यानी कि ग्रह विद्या, जैसे कि भूत, पिशाच आदि से जो ग्रसित लोग होते हैं उनका उपचार करना भूत विद्या या भूत चिकित्सा या ग्रह चिकित्सा के अंतर्गत आता है। ऊर्ध्वांग चिकित्सा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ENT यानी कि ऊर्ध्व चतुर्गत रोग जितने भी हैं, सुप्राक्लेविकुलर रीजन जो बॉडी का है उसके ऊपर जितने भी डिसीजेस पाई जाती हैं वे सारे डिसीजेस इसके अंतर्गत आती है, जिसमें कि ईयर, नोज, टंग के डिसीजेस एंड थ्रोट के डिसीजेस एंड आई, जो कि मॉडर्न के अकॉर्डिंग ऑप्थेल्मो ब्रांच अलग होती है, परंतु आयुर्वेद में ऊर्ध्वांग में सारी चिकित्साएं आ जाती है। इसी को शालाक की चिकित्सा भी कहा जाता है। और दंष्ट्र चिकित्सा, दंष्ट्र के अंतर्गत इसमें विष चिकित्सा आती है। दंष्ट्र यानी कि सर्प, कीट आदि जो पॉइजनस प्लांट एंड पॉइजनस जो एनिमल्स होते हैं उनके विष को निकालना एवं उनका उपचार करना, यह चिकित्सा दंष्ट्र चिकित्सा कहलाती है। जरा चिकित्सा यानी कि युवावस्था को बनाए रखना, जिसमें कि एजिंग साइन को सप्रेस करने वाला जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वह जरा चिकित्सा के अंतर्गत दिया जाता है। वाजीकरण चिकित्सा में जो सीमन क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो डिक्रीज हो उसको इंक्रीज करना या उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो ये सभी जो 8 अंग है, यह 8 अंग जो है वह आयुर्वेद के ब्रांचेस कही गई है या अष्टांग आयुर्वेद कहा गया है। नेक्स्ट
प्रकार के जो प्रश्न है वह एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इस पर अपन फोकस करेंगे कि ये लॉजिकल क्वेश्चन है जो आयुर्वेद को जब अपन पढ़ते हैं तो उसकी क्वालिटीज अपन इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो आयुर्वेद जैसा कि संपूर्ण जीवन जीने की कला है। इसके अलावा आयुर्वेद अपन ने देखा है कि जो आयुर्वेद का प्रयोजन है वह ही आयुर्वेद को सभी जो चिकित्सा प्रणाली है उनमें श्रेष्ठ बनाता है। यानी कि अन्य चिकित्सा प्रणाली जो चिकित्सा का सिद्धांत रखती है वह यह है कि रोगी व्यक्ति के रोग का शमन करना, एवं आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए भी जो नियम, ऋतुचर्या, दिनचर्या एवं सतव्रत का पालन बताता है वह इसकी श्रेष्ठता को सिद्ध करता है। नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो जो आयुर्वेद है वह सिर्फ शारीरिक बीमारियां या शारीरिक डिसीज यानी कि फिजिकल डिसीज पर फोकस नहीं करता है, बल्कि मेंटल, सोशली एवं स्पिरिचुअली यानी कि मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से एवं आत्मीय रूप से भी जो डिसीजेस होती हैं उनके ऊपर भी आयुर्वेद अपना पूर्ण ध्यान देता है या पूर्ण फोकस करता है। इसी के अलावा जो सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सद्व्रत के नियम बताए गए हैं वे भी आयुर्वेद की श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं। अर्थात संपूर्ण आयुर्वेद को हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद जो है वह जीवन जीने की कला को सिखाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके जो शॉर्ट नोट्स है उनमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं वह कुछ इस प्रकार है कि जैसे आयु किसका संयोग है, तो आयु शरीर, इंद्रिय, सत्व एवं आत्मा का संयोग है। रोगी व्यक्ति के रोग की चिकित्सा क्या है, तो यह आयुर्वेद का प्रयोजन है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका जो सेकंड चैप्टर दिया हुआ है वह दिया हुआ है आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत एवं उनका प्रयोग पक्ष। इसमें दिया गया है कि आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, तो इनको जब अपन डिस्कस करेंगे तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें आती हैं जो कि आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि पंच महाभूत सिद्धांत, वात पित्त कफ सिद्धांत, धातु एवं मल की शरीर में प्रक्रिया, स्वस्थ व्यक्ति के लिए आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य एवं उसके ट्रीटमेंट के लिए यानी कि थेरापेटिक यूजेस के लिए हेतु, लिंग एवं औषध, तथा आहार का जो कंपोजिशन होता है, द्रव्य, गुण, रस, वीर्य, विपाक एवं प्रभाव, तो ये सारी चीजें जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वे आयुर्वेद के कहलाते हैं। तो इन्हीं का आगे जो आपके नोट्स में डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसको अपन देखते हैं। तो सबसे जो पहला आता है अपना वह है पंच महाभूत सिद्धांत। पंच महाभूत से हम सभी अवगत हैं कि सृष्टि में जो भी द्रव्य उपलब्ध है या जो भी चीजें पाई जाती है वे सभी पंच महाभूत से मिलकर बनी होती है, जैसे कि अपना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। इस बारे में हम सभी जानते हैं। अब आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार जो पंच महाभूत की उत्पत्ति बताई गई है वह बताई गई है कि अव्यक्त, महन और अहंकार तथा इनके द्वारा जो है पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। इनसे पंच तन्मात्राएं बनती है और पंच तन्मात्राओं के द्वारा पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आकाश का जो पंच तन्मात्रा है वह शब्द है, वायु की तन्मात्रा स्पर्श है, अग्नि का रूप है, जल रस है एवं पृथ्वी का गंध है। इसी के साथ में जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं यानी कि सेंस ऑर्गन्स है वे भी पंच महाभूत से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आकाश स्रोतेंद्रिय यानी कि जो दोनों कर्ण हैं हमारे वे आकाश इंद्रिय आकाश महाभूत से बने हुए हैं, यानी कि उसमें जो है आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पंच महाभूत सिद्धांत। पंच महाभूत जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, इनके द्वारा जो है प्रकृति में या सृष्टि में सभी द्रव्य या सारी चीजें जो उत्पन्न हुई हैं वे पंच महाभूत के द्वारा ही निर्मित होती है। हमारा शरीर भी पंच महाभूत के द्वारा ही बना है, इसीलिए आयुर्वेद की जो औषधियां हैं वे पंच महाभूत सिद्धांत पर कार्य करती है। जब हम पंच महाभूत को देखते हैं तो पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं के द्वारा बने होते हैं एवं पंच ज्ञानेंद्रियां जो है वह पंच ज्ञानेंद्रियां इनको सेंस ऑर्गन के तौर पे कार्य करती है
एवं इनके अधिष्ठान बताए गए हैं, जहाँ पर ये ज्ञानेंद्रियां जो है वह सिचुएटेड होती है। तो आकाश महाभूत की जो तन्मात्रा है वह शब्द तन्मात्रा है, जिसमें स्रोत इंद्रिय होती है, एवं उसका जो अधिष्ठान है वे हमारे दोनों कर्ण यानी कि ईयर्स बताए गए हैं। वायु तन्मात्रा जिसका कि गुण है स्पर्श, स्पर्श के द्वारा ही हम वायु को अनुभव कर सकते हैं। स्पर्श इंद्रिय जो है वह त्वचा, इसका अधिष्ठान कहा गया है। अग्नि जो रूप है वह अग्नि का रूप होता है। चक्षु इंद्रिय जो कि नेत्र है, इसके अधिष्ठान बताए गए हैं, यानी कि हमारी बोथ आइस। जल जो है रस एवं रसन इंद्रिय, जीवा इसका अधिष्ठान है। पृथ्वी गंध इसकी तन्मात्रा है। घ्राणेंद्रिय यानी कि नोस के द्वारा यह ग्रहण की जाती है। और सभी तन्मात्राएं हर एक महाभूत में विद्यमान होती है, लेकिन एक के द्वारा उत्तरोत्तर जब हम बढ़ते हैं तो एक एक तन्मात्रा के द्वारा सारी मिलकर के पंच महाभूत का निर्माण करती है। तो यह हमारा पंच महाभूत का निर्माण होता है। इसके बाद जब हम देखते हैं तो हमारा मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोष, धातु एवं मल। दोष को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, शारीरिक दोष एवं मानसिक दोष। मानसिक दोष यानी कि मेंटल डिसऑर्डर, और शारीरिक दोष यानी कि फिजिकल डिसऑर्डर। डिसऑर्डर हम दोष को डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोष जब साम्य अवस्था में शरीर में रहते हैं यानी कि समान अवस्था में रहते हैं तो यह शरीर में कोई दोष उत्पन्न या डिसीज को उत्पन्न नहीं करते हैं। जब यह विषम अवस्था में होते हैं तभी कोई ना कोई डिसीज जो है वह हमें दिखाई देती है या उसके सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। तो हम सबसे पहले शारीरिक दोष को देखेंगे, जो कि आयुर्वेद का मुख्य एवं मूल सिद्धांत है। वात, पित्त एवं कफ, ये तीनों जब हम देखते हैं तो वात जो है अधोभाग में स्थित होता है, यानी कि शरीर के अधोभाग में स्थित होता है, यानी कि शरीर के निचले भाग में। एवं इसका जो मुख्य स्थान है वह पक्वाशय बताया गया है। वात दोष के जो गुण है वह रुक्ष होता है, लघु होता है, सूक्ष्म होता है, चल होता है, विशद होता है एवं खर होता है। शरीर में दोष के विकृत होने पर, यानी कि जब वात दोष शरीर में विकृत हो जाता है तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एवं मानसिक रूप से विकार उत्पन्न करता है, तथा पेशियों से संबंधित जो विकार दिखाई देते हैं वे वात दोष के विकृत होने पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम पित्त दोष को देखते हैं। तो पित्त जो है शरीर के मध्य भाग में स्थित होता है एवं आमाशय तथा पक्वाशय के मध्य इसका मुख्य स्थान बताया गया है। जब पित्त के गुणों को जब हम देखते हैं तो पित्त स्नेह युक्त होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, द्रव्य, अम्ल, सर एवं कटु होता है। पाचन तंत्र एवं चय अपचय की क्रिया जब डिस्टर्ब होती है तो वह पित्त दोष के विकृत होने पर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कफ ऊर्ध्व भाग में यानी कि सुप्राक्लेविकुलर रीजन जो कहा गया है वह कफ दोष का अधिष्ठान कहा गया है। एवं जो कफ दोष के गुण हैं वह गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर एवं पिच्छल बताए गए हैं। यह श्वसन तंत्र से संबंधित विकार एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां जो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जो डिसीजेस होती हैं वे सारी कफ से रिलेटेड यानी कि कफ दोष के विकृत होने पर होती है। इसी के अतिरिक्त वात, पित्त, कफ जो दोष हैं उनको दिन के अकॉर्डिंग भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जैसे कि जब हम प्रातः काल में देखते हैं तो प्रातः काल में कफ दोष की अधिकता होती है, मध्याह्न काल में पित्त दोष की अधिकता होती है एवं सायंकाल में वात दोष की अधिकता होती है। इसी प्रकार जो हमारी एज होती है यानी कि हमारी जो बढ़ने की अवस्थाएं होती है उसमें भी वात, पित्त एवं कफ दोष की प्रधानता रहती है। तो यह एक प्राकृतिक है। इसमें जैसा कि हम देखते हैं बाल्यावस्था में कफ दोष की प्रधानता होती है, मध्यमावस्था यानी कि युवावस्था जिसे हम कहते हैं यंग एज में पित्त दोष की प्रधानता होती है, एवं वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज में वात दोष की प्रधानता होती है। तो यह एक प्राकृतिक है, इसमें कोई डिसीज से कॉरिलेशन नहीं है। वात, पित्त एवं कफ के 5 भेद बताए गए हैं। अब सबसे पहले हम वात को देखते हैं। तो वात के 5 भेद बताए गए हैं। प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु एवं अपान वायु। इन पांचों के स्थान हैं एवं पांचों के अलग अलग कार्य हैं।
तो जो प्राणवायु है उसे हम नॉर्मली ऑक्सीजन से कॉरिलेट करते हैं, जो कि श्वास प्रश्वास का कार्य करती है। मुख, गला, नासा एवं उरः प्रदेश जो है वह इसका स्थान बताया गया है। उदान वायु नाभि, गला एवं उरः प्रदेश इसका स्थान बताया गया है। और जो कार्य है उदान वायु का, वह कार्य होता है वाचन एवं गायन, यानी कि स्पीकिंग जो हम बोलते हैं एवं सिंगिंग जो हम गाते हैं, वह सारा जो कार्य होता है वह उदान वायु का बताया गया है। समान वायु आमाशय, छोटी आंत का प्रथम भाग, आमाशय अथवा छोटी आंत का प्रथम भाग, जिसे कि हम मॉडर्न से डियोडिनम से कॉरिलेट करते हैं, वहां पर समान वायु का स्थान बताया गया है, जो कि भोजन को पचाने में यानी कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। व्यान वायु को बताया गया है कि यह संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है एवं रस तथा रक्त का संवहन करती है, यानी कि प्लाज्मा एंड ब्लड का जो भी सर्कुलेशन होता है वह व्यान वायु के द्वारा होता है। अपान वायु बड़ी आंत, गुदा एवं मलाशय प्रश्न में स्थित होती है और मल, मूत्र, गर्भ, आर्तव इनका निष्क्रमण कराना यानी कि इनको एक्सक्रीट कराने का जो काम है वह अपान वायु का होता है। वायु यानी कि वात, वायु और वात को समान माना गया है। वात का अर्थ होता है यानी वायु एक ऐसी वस्तु जो कि कहीं पर भी स्थिर नहीं रहती है, यानी कि कहीं भी इधर उधर घूमती रहती है। इसी कारण वात हमारे शरीर में पूरी तरीके से विचरण करता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पित्त के भी 5 प्रकार बताए गए हैं, जिसके अलग अलग स्थान है एवं कार्य है। तो पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त एवं भ्राजक पित्त, ये 5 पित्त के प्रकार बताए गए हैं। पाचक पित्त ग्रहणी यानी कि छोटी आंत, जो कि डियोडिनम से हम कॉरिलेट करते हैं, वहां पर इसका स्थान है, जो अन्न का पाचन यानी कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है रंजक पित्त, जो रक्त का निर्माण करता है और यकृत एवं प्लीहा में पाया जाता है। साधक पित्त जो कि हृदय में पाया जाता है। भय, साहस, क्रोध एवं जो भी हमारे हृदय के द्वारा एक्सप्रेशंस शो होते हैं, वह सारे एक्सप्रेशंस को शो करने का काम साधक पित्त करता है। आलोचक पित्त जो कि नेत्र में सिचुएटेड होता है और देखने का कार्य, जो हमारी नेत्र जो है वह देखने का काम करते हैं, वह आलोचक पित्त के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त त्वचा में स्थित होता है एवं त्वचा को वर्ण प्रदान करता है। तो हम इसे मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो शरीर में या अपनी त्वचा में जो मेलानिन पिगमेंट होता है उससे हम इसे कॉरिलेट कर सकते हैं। बाकी इसमें श्वेत ग्रंथियां एवं त्वचा की जो शेडो होती है वो भी, यानी कि छाया एवं वर्ण दोनों के लिए भ्राजक पित्त जो है वह उस पर निर्भर करता है। कफ के प्रकार, कफ के जो प्रकार है वे भी 5 बताए गए हैं। क्लेदक कफ, अवलंबक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ एवं श्लेषक कफ। अब हम देखते हैं कि क्लेदक कफ का जो स्थान है वह आमाशय में बताया गया है, जो अन्न का क्लेदन करने का काम करता है, यानी कि जब हम डाइजेस्टिव फूड को लेते हैं तो उसको जो म्यूकस जो मिक्सचर किया जाता है वह क्लेदक कफ के द्वारा होता है। अवलंबक कफ जो कि उरः प्रदेश में पाया जाता है। कटी प्रदेश हृदय एवं उर का धारण करता है, यानी कि हृदय और उर का धारण जो करता है वह अवलंबक कफ होता है। बोधक कफ जिह्वा मूल में होता है, जो कि स्वाद का ग्रहण कराता है, यानी कि बोधक कफ हमारी टंग में प्रेजेंट होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे स्वाद का ज्ञान कराने वाला, यानी कि जो रसांकुश होते हैं या टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो सलाइवा को सिक्रीट करती है, उससे हम इसको कॉरिलेट कर सकते हैं। तर्पक कफ मस्तिष्क में होता है, जो कि मस्तिष्क का पोषण करता है, जिसे हम मॉडर्न से CSF से कॉरिलेट कर सकते हैं, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि श्लेषक कफ जो कि हमारी संधियों में प्रेजेंट होता है, इसे हम साइनोवियल फ्लूइड के अकॉर्डिंग कॉरिलेट कर सकते हैं मॉडर्न के अकॉर्डिंग। तो जो संधियों का संचालन होता है, यानी कि जो हमारे जॉइंट्स का मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट जो है वो श्लेषक कफ के द्वारा होता है। आयुर्वेद को टोटली मॉडर्न से एग्जैक्ट कॉरिलेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन पढ़ाई के अकॉर्डिंग जब हम किसी चीज को समझते हैं तो उससे संबंधित चीजों से हम कॉरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं धातुएं। धातु जो कि शरीर का धारण करती है वे धातुएं कहलाती है। हमारे शरीर में 7 धातुएं प्रेजेंट है। 7 धातुएं
रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र होती हैं। तो सातों धातुओं के अलग अलग कार्य हैं एवं इनकी शरीर में अलग अलग मात्राएं हैं, तो ये इसी के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में रहती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रस धातु यही रक्त का निर्माण करती है, रक्त के द्वारा मांस धातु का निर्माण होता है, मांस के द्वारा मेद धातु का निर्माण होता है, मेद के द्वारा मज्जा धातु का निर्माण होता है। इस प्रकार एक धातु के बाद में उत्तरोत्तर धातु का निर्माण होता रहता है। तो जब हम रस धातु को देखते हैं तो रस धातु शरीर में वृद्धि एवं पोषण का कार्य करती है। शरीर में जो इसकी मात्रा होती है वह 9 अंजलि होती है। अंजलि का अर्थ होता है कि जिसे इस प्रकार हम किसी चीज को इस मात्रा में भरते हैं तो वह हमारा अंजलि कहलाता है। तो 9 अंजलि जो शरीर में रस की मात्रा होती है। रक्त हम सभी जानते हैं, ब्लड होता है। ब्लड जो है 8 अंजलि शरीर में यानी कि 8 अंजलि की मात्रा में हमारे शरीर में रहता है। और रस को हम ब्लड एसेंस या एसेंस ऑफ डाइजेस्टिव फूड भी कोरिलेट कर सकते हैं, या हम प्लाज्मा से भी कोरिलेट कर सकते हैं। तथा जो ब्लड है यानी कि रक्त है, रक्त धातु को हम सीधा ब्लड से कोरिलेट करते हैं। इसकी मात्रा जो है वह 8 अंजलि होती है। मांस धातु जो है फ्लैशेस एंड मसल्स को हम इससे कोरिलेट करते हैं। सिरा, स्नायु, अस्थि, संधियों आदि की जो कवरिंग होती है वह मांस धातु के द्वारा होती है। मेद धातु जितना भी शरीर में स्निग्ध पदार्थ होता है या हमारे शरीर में जो फैटी टिश्यूज होते हैं वे सारे हम किससे कोरिलेट करते हैं? मेद धातु से। अस्थि धातु यानी कि हमारे शरीर की जो बोन्स हैं वे अस्थि कहलाती हैं। और अस्थि धातु हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है एवं उसका स्वरूप डिसाइड करती है, यानी कि एक बॉडी जो बिल्ट हमारा दिखाई देता है वह अस्थि धातु के कारण दिखाई देता है। मज्जा धातु शुक्र धातु का पोषण करती है एवं शरीर में बल प्रदान करती है। इसी को हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग बोन मैरो से कोरिलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है शुक्र संतान उत्पत्ति यानी कि सीमन, जो कि शरीर को बल प्रदान करता है। और अंत में जब हम देखते हैं कि जब सातों धातुओं का निर्माण हो जाता है, सातों धातुएं शरीर में यूज होती है, तो एंड में जो सार प्रोडक्ट बनता है यानी कि एंड में जो सार बनता है उसे हम कहते हैं ओज। और ओज जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक होता है पर ओज, एक होता है अपर ओज। पर ओज को श्रेष्ठ ओज कहा गया है। यह हृदय में स्थित होता है एवं इसकी जो मात्रा होती है वह होती है अष्ट बिंदु यानी कि 8 बिंदु या 8 ड्रॉप या 8 ड्रॉप्स के बराबर जो है वो हमारा पर ओज होता है। अपर ओज जो होता है वह अर्धांजलि होता है यानी कि आधा अंजलि के बराबर होता है और साथ में ही यह पूरे शरीर में विचरण करता रहता है। यह हमारी धातुओं का सार होता है। नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो ये जो सातों धातुएं हैं इनकी उप धातुएं होती है, यानी कि जब धातु पूरी तरीके से कन्वर्ट होती है या पूरी तरीके से शरीर को धारण करती है तो कुछ उसका माइनर पार्ट जो है वह अलग जगह पे यूज होता है। जैसे कि रस धातु की उप धातु है स्तन्य एवं आर्तव, यानी कि जब हम देखते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क एवं आर्तव या आर्तव जिसे कि हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन ब्लड, तो स्तन्य एवं आर्तव दोनों की जो पूर्ति है वह रस धातु के द्वारा ही होती है। यह एक प्रकार से रस धातु का माइनर पार्ट है, यानी कि इसमें भी रस धातु ही सम्मिलित है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रक्त धातु की उप धातु तो कंडरा एवं सिरा को कहा गया है, जो कि हमारे टेंडन्स है, और सिराएं यानी कि हमारी वेन्स है। मांस धातु की उप धातु जो कि वसा एवं त्वक, वसा यानी कि फैटी टिश्यूज एवं त्वक यानी कि त्वचा। मेद धातु की उप धातु पेशी है जिसे कि हम मसल्स से कोरिलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि मल जिसे कि हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं। तो मल जो है आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकार के बताए गए हैं, स्वेद, मूत्र एवं पुरीष। त्वचा के द्वारा जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है वह हमारा मल कहलाएगा यानी कि स्वेद कहलाएगा। और जो वाटरी सब्सटेंस हमारे शरीर का जो निकलता है वह यूरिन यानी कि जो किडनी के द्वारा फिल्ट्रेशन होकर के जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है उसके द्वारा जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है और यूरिन का निर्माण होता है वह मूत्र कहलाता है। एवं फीसिस जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है वह हमारा स्टूल कहलाता है, उसे हम कहते हैं मल। तो यह तीनों प्रकार के जो मल है
स्वेद, मूत्र एवं पुरीष, ये तीनों ही हमारे शरीर के मल कहे गए हैं। इसके बाद जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो शरीर में 3 उप स्तंभ कहे गए हैं, यानी कि जिनको शरीर में धारण करना आवश्यक होता है, वे बताए गए हैं आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य। यह भी सही मात्रा में सही काल के अकॉर्डिंग धारण किए जाते हैं एवं इनका कॉरिलेशन सही होना चाहिए, अन्यथा ये भी एक्सेसिव मात्रा में होने पर या कम होने पर डिसीज को क्रिएट करते हैं। आहार जो है वह रस प्रधान द्रव्य होता है। आहार से हम सभी परिचित हैं, जो हमारा फूड है, हम खाना खाते हैं, वह जो है 6 प्रकार के रसों से मिलकर के बना होता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त एवं कषाय। अब ये 6 जो रस होते हैं यह वात, पित्त एवं कफ के प्रकोप एवं शमन के कारक होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मधुर, अम्ल, लवण। मधुर, अम्ल, लवण जो हमारा रस है यह कफ का प्रकोप करता है एवं वात का शमन करता है। जब हम कटु, तिक्त, कषाय रस को देखते हैं तो वात का प्रकोप करता है और कफ का शमन करता है। इसी प्रकार कटु, अम्ल एवं लवण पित्त का प्रकोप करता है एवं मधुर, तिक्त एवं कषाय पित्त का शमन करता है। तो यह जो हमारे यह जो हमारे आहार द्रव्य है यह रस प्रधान होते हैं। इसी प्रकार से औषध द्रव्य जो होते हैं वे वीर्य प्रधान होते हैं। वीर्य 2 प्रकार के बताए गए हैं, यानी कि द्रव्य की शक्ति, जिसमें कि शीत वीर्य होता है और एक होता है उष्ण वीर्य। तो आहार द्रव्य जो है और औषध द्रव्य है, दोनों को ही हम ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद आहार द्रव्यों का जो वर्गीकरण किया गया है वह 12 प्रकार से किया गया है, यानी कि संपूर्ण सृष्टि में जो आहार हम लेते हैं उसे 12 प्रकार के द्रव्यों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। यहाँ आपके शॉर्ट नोट्स में पूरी लिस्ट दी हुई है और इसे हम एक बार में आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो शुक धान्य यानी कि ग्रेन्स जितने भी हैं अपने, गेहूं, चावल आदि जितने भी आते हैं वह शुक धान्य के अंतर्गत आते हैं। शमी धान्य जिसमें कि आपकी पल्सेस आती हैं, जितनी भी दालें हैं अपनी वे सारी की सारी शमी धान्य में आती है। मांस वर्ग में पूरा का पूरा अपना नॉन वेजिटेरियन डिपार्टमेंट आता है। शाक वर्ग जिसमें कि पूरी वेजिटेबल्स आती है। फल वर्ग, फ्रूट्स, हरित यानी कि अदरक, लहसुन, प्याज आदि जो है वह हरित वर्ग में आता है। मध्य वर्ग में अल्कोहलिक डिपार्टमेंट पूरा आता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स आते हैं। जल वर्ग में संपूर्ण जल आता है, जितने भी जल बताए गए हैं, नदी का जल, तड़ाक का जल, तालाब का जल, झरने का जल, जितने भी जल बताए गए हैं वे सारे जल वर्ग में आते हैं। दुग्ध वर्ग में गौ दुग्ध, भैंस दुग्ध, भेड़ दुग्ध आदि दुग्ध का वर्णन किया गया है। इक्षु वर्ग में गन्ना एवं गन्ने से बने हुए गुड़, शक्कर आदि जितने भी प्रोडक्ट्स गन्ने के द्वारा बनते हैं वे सभी इक्षु वर्ग में रखे गए हैं। कृतान्न वर्ग जिसमें कि अपना रोटी, दलिया यानी कि प्रिपेयर्ड फूड आता है जिसे हम बनाते हैं। आहार योगी वर्ग भोजन में स्वाद उत्पन्न करने वाले, जैसे कि तेल, हींग, जीरा, मसाला जो भी यूज करते हैं उसे अपन आहार योगी वर्ग कहा गया है। तो इस प्रकार जो है 12 प्रकार के आहारों का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें दिया गया है आहार विधि विशेष आयतन। आहार को प्रभावित करने वाले 8 कारक होते हैं। 8 कारक में जब हम देखते हैं यानी कि आहार हम ले रहे हैं उसको हमारे शरीर में जब हम खाते हैं तो उसको प्रभावित करने वाले कारक, तो इनका जब अपन डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है प्रकृति यानी कि नेचर, कि फूड जो हम खा रहे हैं उसका नेचर कैसा है, तो यह भी हमारे खाने को यानी कि आहार को प्रभावित करता है। करण यानी कि प्रोसेसिंग, जिसमें कि खाने को किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है। संयोग यानी कि कॉम्बिनेशन, कि खाने में किस चीज की मात्रा कितनी मिलाई गई है। राशि यानी कि क्वांटिटी। देश यानी कि प्लेस। काल यानी कि समय। उपयोग संस्था यानी कि रूट ऑफ यूज, और उपयोक्ता मीन्स कंज्यूमर, जो कि आहार को ग्रहण कर रहा है। तो जब हम देखते हैं कि 8 जो है आहार विधि विशेष आयतन बताए गए हैं जो कि आहार को प्रभावित करते हैं। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था एवं उपयोक्ता। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कि आहार विधि विधान। तो भोजन से संबंधित कुछ नियम आते हैं जो हम
जो ये आहार के नियम बताए गए हैं, इसी प्रकार से हमको आहार को ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो निद्रा जो है वह दूसरा उपस्तंभ कहा गया है। निद्रा शरीर के लिए, मनुष्य शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो हमारा धारण भी करती है और पोषण भी करती है। जब हृदय में तमोगुण की अधिकता होती है तब जाकर के व्यक्ति को निद्रा आती है। इसी प्रकार सम्यक प्रकार से, यानी कि जो अच्छी प्रकार से जब हम नींद लेते हैं तो हमारे सभी कार्य जो है वह सम्यक प्रकार से होते हैं। निद्रा सम्यक प्रकार से लेने से आयु में वृद्धि होती है, बल की वृद्धि होती है एवं विभिन्न विषयों में व्यक्ति का मन अच्छी प्रकार से लगता है। अब सोने के भी कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे कि दिन में सोने से यानी कि दिवा शयन करने से कफ का प्रकोप होता है। कफ का प्रकोप होने पर क्या होगा, मोटापा ज्यादा बढ़ेगा, यानी पेशेंट को ओबेसिटी होगी, तो इसीलिए दिन में नहीं सोना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु के अलावा अर्थात आयुर्वेद में वर्णन किया गया है कि ग्रीष्म ऋतु जिसे हम समर सीजन कहते हैं, समर सीजन में दिन में सोया जा सकता है, यानी कि व्यक्ति सो सकता है। इसके अलावा हर ऋतु में जितनी भी ऋतुएं अपनी बताई गई हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, तो ग्रीष्म को छोड़ करके अन्य 5 ऋतुओं में दिन में सोना वर्जित बताया गया है। यह कफ का प्रकोप करेगा और जो मरीज है या व्यक्ति है वह मोटापे की तरफ अग्रसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक और उपस्तंभ है जिसे कहा गया है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात शुक्र धातु की रक्षा करना। शुक्र धातु का जो नियम अनुसार संतान उत्पत्ति के लिए प्रयोग करना है वही ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसके बाद जब हम देखते हैं तो आयुर्वेद में जो त्रिसूत्र बताए गए हैं, त्रिसूत्र का अर्थ होता है, जो थेरापेटिक चीजें बताई गई हैं वे है हेतु, लिंग और औषध, यानी कि कॉज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। हेतु का अर्थ होता है कॉज, यानी कि जो बीमारी का कारण है, रोग का जो कारण है उसे हम कॉज कहते हैं। यह कारण जो है और शारीरिक, मानसिक किसी भी प्रकार के रोग को जब हम देखेंगे तो वह बिना कारण के उत्पन्न नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं लिंग यानी होता है सिम्टम्स। किसी भी व्याधि के जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं उस लक्षण से हम व्याधि को पहचानते हैं और उसका उपचार करते हैं, आगे की स्टेप तक जाते हैं, तो लिंग यानी कि जो है सिम्टम्स को कहा गया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा है लिंग और कारण का जब हमें पता लग जाता है तो हम औषध, जिसे कि हम कहेंगे ट्रीटमेंट, यानी कि प्राकृतिक द्रव्यों के अनुसार आहार विहार आदि के द्वारा जो हमारा ट्रीटमेंट किया जाता है वह हमारा औषध कहलाता है। तो ये आयुर्वेद के 3 सूत्र कहे गए हैं जो कि हेतु, लिंग और औषध है। इसके बाद जब हम देखते हैं तो प्रत्येक द्रव्य जो है पृथ्वी में, जो सृष्टि में जो भी द्रव्य पाए जाते हैं उनमें जो है वह रस, गुण, वीर्य एवं विपाक तथा प्रभाव, ये चीजें पाई जाती है। तो गुण जो है वह द्रव्य की विशेषता है, रस जो है द्रव्य का स्वाद है, विपाक जो है द्रव्य की पाचन क्रिया है, वीर्य जो है वह द्रव्य की शक्ति है और जो प्रभाव है वह द्रव्य का विशिष्ट कर्म है। जैसे कि सपोज अपन एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक आंवला लेते हैं, वह क्या है, हमारा एक द्रव्य है। अब जब हम आंवले को देखते हैं तो जो उसका गुण है वह उसका गुण अलग दिखाई देगा कि वह कैसा हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद जब हम देखते हैं तो उसका रस, तो हम जब रस को यानी कि आंवले को हम टेस्ट करेंगे तो हमें जो उसका स्वाद आएगा वह हमें उसका रस बताएगा। उसके बाद में जो विपाक यानी कि जब हम आंवले को खा लेंगे तो उसका जो डाइजेशन होगा वह उसका विपाक कहलाता है। अब जो आंवले की जो शक्ति है वह कहलाएगी, यानी कि द्रव्य की शक्ति वह वीर्य कहलाएगी। और जब पूरी तरीके से जो हमारा आंवला है वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो जो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर दिखाई देगा कि वो नेगेटिव प्रभाव डालता है या पॉजिटिव प्रभाव डालता है या हमारे शरीर में क्या इफेक्ट देता है, तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं कि यह द्रव्य का प्रभाव है। तो इसी प्रकार आंवला हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला है, प्रकृति में जितने भी द्रव्य उपलब्ध है उनमें रस, गुण, वीर्य, विपाक एवं प्रभाव सभी में मौजूद होता है। जो हम डाइजेस्ट करते हैं तो उसका जो इफेक्ट दिखाई देता है वह प्रभाव कहलाता है। इसी प्रकार से हमारे जो 2 चैप्टर थे वो हमने पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे।
नेक्स्ट इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, जैसा कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये रिक्त स्थान एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिए गए हैं। यही रिक्त स्थान आपको मैच द फॉलोइंग में, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है शारीरिक दोष कौन कौन से होते हैं, तो आपने अभी पढ़ा है, हमने देखा है कि शारीरिक दोष होते हैं वात, पित्त, कफ। कफ और वात के स्थान क्रमशः बताइए। तो कफ और वात के स्थान क्या होंगे? कफ जो है हमारा ऊर्ध्व भाग में होता है, जो हमारा वात है वो हमारा अधोभाग में होता है, यानी कि शरीर के निचले भाग में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पित्त के 5 प्रकार कौन से हैं। तो पाचक पित्त है, रंजक पित्त है, साधक पित्त है, आलोचक पित्त है और भाजक पित्त है, जिनका वर्णन अभी हम पहले कर चुके हैं। इस प्रकार आपको नोट्स में हमने ये फिल इन द ब्लैंक डिस्क्राइब किए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। और इसके बाद में कुछ एक आध क्लास हम ऐसी भी लेंगे कि जिसमें मैं आपको पेपर का डिस्क्रिप्शन दूंगी, जिसमें हम आए हुए पेपर जो है उनको उठाएंगे और उसको हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको पेपर का पैटर्न पता लग जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका जो आगे का टॉपिक है उसका वर्णन करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।